So what we are going to do today, guys, is the third chapter, the chapter on classical macroeconomics, and what is the classical theory, and there's this theory in macroeconomics which is called as the Keynesian theory, जो एक मेजर सब जहाँ से मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स शुरू होती है। उससे पहले यूजुअली हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते थे। तो जो मेजर मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन आया वो 1930s के अराउंड आया है। सो इफ़ यू सी द टाइमलाइन, रिमेंबर आई डिड टेल यू अबाउट द टाइमलाइन दैट sometime in 1930s there was this chap called John Maynard Keynes, and he basically gave a counter critique, and basically जो existing theories थी उसके against he propounded a theory and which is called as the Keynesian revolution। तो कीन्स ने जो थ्योरी दी थी उसको हम Keynesian revolution बोलते हैं। सो ये जो थ्योरी आई थी ये कीन्स की थ्योरी थी, and Keynes theory was a counter to, this was a theory which is counter to classical theory। तो हमें classical theory क्यों पढ़नी है? क्योंकि we need to understand कि वो modern theories क्या हैं। It's something like you might have heard about जैसा आज की डेट में what is the dance form that you guys follow। आप लोग क्या hip hop follow करते होगे या probably कोई और different type of dance follow करते होंगे या फिर म्यूज़िक। सो बट ऑल ऑफ दीज, वेदर यू टॉक अबाउट म्यूज़िक और यू टॉक अबाउट डांस फॉर्म, एक क्लासिकल फॉर्म है जहाँ पर बेसिक मूवमेंट्स होती हैं डांस की, या बेसिक स्ट्रिंग्स ऑपरेशन होता है म्यूज़िक का। अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार बजा रहे हो तो वो हमें क्लासिक थ्योरी जाननी ज़रूरी है। ओनली आफ्टर वी नो द क्लासिकल थ्योरी, only when we know the basics of dance, the basics of movement of dance, the basics of what music is, वो जो सारे गामा पा है वो क्या है। तो वो जो क्लासिकल अगर आपके पास बेस नहीं होगा तो आप नई थ्योरी जो है, जो आप मॉडर्न थ्योरी आप उसको समझने में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो वीक हो जाएगी। सो that's why we need to understand what is this classical theory। हम क्लासिकल थ्योरी आज की क्लास में पढ़ेंगे, एंड हमारा नेक्स्ट 2-3 क्लासेस जो होंगी वो सारी की सारी क्लासिकल थ्योरी के बारे में जाएंगी कि क्लासिकल थ्योरी क्या है, एंड इसके अगेंस्ट जो आया था वो हम बाद की क्लासेस में पढ़ेंगे कि इसके अगेंस्ट क्या आया है। इसके अगेंस्ट आया है कीन्स की थ्योरी, जिसको हम कीनीशियन थ्योरी बोलते हैं। दिस इज कीनीशियन थ्योरी, एंड these are two big macroeconomic blocks, बट इनके इंट्रैक्शन से और इनकी लड़ाई से नए नए ब्लॉक्स, नए नए ग्रुप्स क्रिएट होने शुरू हुए। फॉर एग्जांपल एक मॉनिटरिस्ट का ग्रुप क्रिएट हुआ, एक न्यू क्लासिकल सिंथेसिस का ग्रुप क्रिएट हुआ, देन यू हैव न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, एंड देन यू हैव रियल बिजनेस साइकिल इकोनॉमिस्ट, न्यू कीनीशियन इकोनॉमिस्ट। तो ये दो मेजर थॉट प्रोसेसेस हैं, ये दो मेजर स्कूल्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के। बट with the interaction of these schools and the evolution of macroeconomics, नए नए स्कूल्स भी आए हैं। एक कोई स्कूल ऐसा होगा जो क्लासिकल थ्योरी से ज़्यादा क्लोज होगा, कोई एक ऐसा स्कूल होगा जो कीनीशियन थ्योरी से ज़्यादा स्कूल मोटिवेटेड होगा। तो बट अल्टीमेटली वी फाउंड आउट दैट दीज आर नॉट टू वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। ये दो अलग अलग थ्योरीज को बिल्कुल आप आइसोलेटेड तरीके से नहीं देख सकते हो। क्लासिकल थ्योरी कीनीशियन थ्योरी को भी एक्सप्लेन करती है एंड में जाके, एंड कीनीशियन कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो क्लासिकल थ्योरी में भी बहुत यूजफुल हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोविड की सिचुएशन देखो तो कोविड की सिचुएशन में आज की डेट में अक्रॉस द वर्ल्ड सारी कंट्रीज क्या कर रही हैं, वो कीनीशियन पॉलिसीज फॉलो कर रही हैं। किस तरह की कीनीशियन पॉलिसीज की, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, वो ज़्यादा मनी थ्रो कर रही हैं लोगों के पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेरिकन इकॉनमी है, अमेरिकन इकॉनमी जो है 2 से 3 ट्रिलियन डॉलर्स अपनी इकॉनमी में पंप कर रहा है जो बाइडन, एंड ही इज गिविंग मनी टू पीपल कि अच्छा हैव दीज वीकली चेक्स एंड स्पेंड दिस मनी। दैट्स अनदर मैटर कि अमेरिकन्स आर नॉट स्पेंडिंग दिस मनी, दे आर ईदर सेटलिंग देयर डेट और दे आर सेविंग दैट मनी। दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने भी कहा कि अच्छा हम NREGA में ज़्यादा पैसा देंगे। जो लोग शहरों से विलेजेस गए हैं, विलेजेस गए हैं अपना बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और लॉकडाउन इन द सिटीज़। So we will give more opportunities in terms of National Rural Employment Guarantee Act, so that people who go to the village do have a reasonable level of livelihood there.
देन दे सेड दैट ओके वी विल ऑल्सो गिव फ्री, जब फर्स्ट फेज आया था कोविड का तो आपने 3 महीने तक फ्री ग्रेन्स दिए थे सबको पीडीएस के थ्रू. तो these are spendings which the government of India was doing. So all of this is Keynesian in nature, which basically says that whenever you are in trouble, you need to find out a way to spend yourself out of that trouble. So keep spending and eventually you will be out of that trouble. तो बट अगेन उसके भी काउंटर क्रिटिक्स हैं कि उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे क्या होगा, उसका इम्पैक्ट जो है डेफिसिट्स पे क्या होगा. सो वो सारी चीज़ें भी हैं जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं. बट आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू दैट डिबेट, but I just wanted to tell you that this theory does have a lot of relevance to even today, maybe in a different form. So let's come to classical theory. Classical theory में हम क्या क्या देखेंगे? Classical theory में हमने देखना है कि the classical theory in itself was a kind of a revolution. Classical revolution. Now a revolution has to be against something. Just a second, guys. Yes, guys. Sorry. So this classical theory was a revolution. Now a revolution has to be against something. So we will understand that this was a revolution against what is called as the mercantilism. हम देखेंगे कि ये mercantilism क्या है. mercantilism की theory थी. This is a very popular theory. In fact, all of you must be knowing about East India Company. सुना है ना सबने? Indian independence और इंडियन हिस्ट्री में सबने सुना होगा ईस्ट इंडियन कंपनी. Yes. सिमिलरली दिस वाज नॉट जस्ट द ओनली कंपनी दैट वाज देयर इन इंडिया. ठीक है, ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी तो सिर्फ ब्रिटेन की कंपनी थी. ठीक है, उसके अगेंस्ट इंडिया में एक्चुअली में बहुत सारी वॉर्स हुई हैं बिटवीन द यूरोपियंस टू गेट द शेयर ऑफ इंडियन मार्केट. तो इंडिया में सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे. ठीक है, फिर उसके बाद डच भी आए, थे. ठीक है, फ्रेंच भी आए थे. जस्ट अ सेकेंड. या फ्रेंच भी आए थे. तो फॉर एग्जांपल पीपल हु हैव हैड हिस्ट्री इन या हिस्ट्री बैकग्राउंड से होंगे तो उनको पता होगा कि फ्रेंच और ब्रिटेन की भी लड़ाई हुई थी. तो व्हेन वी सी कि गोवा फ्रेंच के पास था, पुडुचेरी फ्रेंच के पास था. तो यू सी कि यहाँ पर ये सारी कंपनीज आई थी. तो जब ये शुरू में जब इंडिया में ये कंपनीज आई, ये कंट्रीज आई, तो ये कंट्रीज अपने आप एज पॉलिटिकल पावर्स नहीं आई थी. ये कंट्रीज वर रिप्रेजेंटेड बाय सर्टन कंपनीज, सर्टन कॉरपोरेशंस विच वर द फ्रंट एंड. इंडिया में डायरेक्ट रूल कब आया गाइस? एनी आइडिया? डायरेक्ट रूल ब्रिटिश का एनी आइडिया? कम ऑन गाइस. After 1857. After the revolt of 1857, this is called as Government of India Act 1858. ठीक है, the Government of India Act 1858 से ब्रिटिश का जो क्वीन है उनका डायरेक्ट रोल शुरू हुआ, या क्राउन का, नॉट द क्वीन, द क्राउन का डायरेक्ट रोल शुरू हुआ ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी. बट धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्चुअली में जो रोल है वो 1833 से ही कम होना शुरू हो गया था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 के बाद से रोल काफ़ी कम होना शुरू हो गया था. एंड बाय 1858 वी वर डायरेक्टली अंडर द क्राउन. ठीक है, एंड क्राउन रिप्रेजेंटेटिव भी होता था यहाँ पर. बट दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर. बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट व्हेन ऑल दीज कंपनीज केम टू इंडिया, ऑल दीज कंट्रीज केम टू इंडिया, दे वर रिप्रेजेंटेटेड बाय अ कोऑपरेशन. ठीक है, याद रखना है, कोऑपरेशन रिप्रेजेंट करता था. जैसे ब्रिटिश का ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वैसे ही डच की एक कंपनी थी, फ्रेंच की एक कंपनी थी, पोर्चुगीज की एक कंपनी थी. सो ऑल ऑफ दीज वर रिप्रेजेंटेड बाय कंपनी. वी विल टॉक मोर अबाउट what this theory is, but you need to have that understanding. Then the other thing that we need to understand when we are going to read about this is that how do we actually determine output. हम आउटपुट कैसे डिटरमिन करते हैं क्लासिकल मार्केट में? आउटपुट डिटर्मिनेशन ये देखेंगे. ठीक है, और जब आउटपुट डिटर्मिनेशन देख रहे हैं तो आउटपुट डिटरमिन करने के लिए हम देखेंगे कि हमारी लेबर मार्केट कैसे होती है. आउटपुट कौन बनाता है? लेबर बनाती है. लेबर मार्केट का ऑपरेशन कैसे है, एंड बाकी सारे रियल फैक्टर्स क्या हैं. एंड वी विल सी व्हाट इज द रोल ऑफ मनी एंड नॉमिनल फैक्टर्स.
So we will see something called as nominal factors, something called as real factors. We will see what this is, and we will see that how is output determined. What is क्लासिकल थ्योरी से, कि क्लासिकल थ्योरी बेसिकली कैसे बता रहा है कि आउटपुट इस तरीके से डिटरमिन होगा, ठीक है, एंड व्हाट आर द मेजर ऑब्जर्वेशंस एंड मेजर पॉइंट्स ऑफ द क्लासिकल थ्योरी. तो हम ये चीज़ पढ़ने वाले हैं. एंड अगेंस्ट दिस ये अल्टीमेटली आउटपुट एम्प्लॉयमेंट, ये लेबर हो गया, फिर इसके साथ में एम्प्लॉयमेंट हो गया. तो हम ये सारी एम्प्लॉयमेंट वगैरह और लेबर वगैरह एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन की चीज़ बात करेंगे. तो ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम देखेंगे कि हाउ इज आउटपुट बीन डिटरमिन्ड बाय लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है. इसके बेसिस पे हम कैसे आउटपुट डिटरमिन कर रहे हैं. एंड सेम चीज़ की थ्योरी जो है वो कीन्स देगा, बट कीन्स उसका डिटर्मिनेशन डिफरेंट तरीके से करेगा. एंड अल्टीमेटली जहाँ पर डिफरेंस आएगा वो कहाँ आएगा कि अगर आप अपने पोटेंशियल आउटपुट पे नहीं हो, ठीक है, अगर आप इक्विलिब्रियम पे नहीं हो तो आप इक्विलिब्रियम पे कैसे आओगे. ये एक मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन होगा हमारी दोनों थ्योरीज में, इनफैक्ट सारी थ्योरीज में, दैट इफ यू आर नॉट एट इक्विलिब्रियम हाउ विल यू कम बैक टू इक्विलिब्रियम. डू यू एक्चुअली नीड सम हेल्प टू गो टू द इक्विलिब्रियम, or the system will automatically adjust itself to come to the equilibrium, ठीक है. So think of classical system something like this. Think of the classical system something like this is a kind of a V-shaped valley that is there, and this is a football, ठीक है. तो क्लासिकल सिस्टम क्या कहता है? क्लासिकल सिस्टम कहता है कि अरे यार आप यहाँ से तेजी से किक करोगे तो बॉल हो सकता है यहाँ से यहाँ चली जाए, फिर वहाँ से ऐसे पेंडुलम की तरह स्विंग कर करके बॉल अल्टीमेटली यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है. एंड बिकॉज इस तरीके से सिस्टम बिल्ट इन है, वी शेप का सिस्टम बिल्ट इन है, बॉल हमेशा यहीं पे रहेगी. एंड दिस इज समथिंग विच इट कॉल्स एज फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है. इस तरीके से आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे वहाँ पर आ जाओगे. वेयर एज किनीशियन सिस्टम कुछ और तरीके से बात करेगा कि किनीशियन सिस्टम कहेगा कि यार ये इस तरीके से वी शेप पे नहीं है, आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को पुश करना पड़ेगा, सो दैट आई मीन दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल गाइस, ठीक है, डोंट टेक इट टू हार्ड. तो think of Keynesian system something like this. ये एक रोड ब्लॉक आ गया मेजर, एंड देन यू हैव ये आपका इस तरीके से ये आ गया. सपोज आपकी बॉल यहाँ पर है और आप यहाँ से पुश कर रहे हो, बट वो बॉल यहीं पे आके अटक गई, ठीक है, इसके आगे मूव नहीं कर रही. दैट मीन्स इट नीड्स अ मेजर पुश, इट नीड्स अ मोमेंटम, जिसको फिजिक्स में हम मोमेंटम बोलते हैं. इट नीड्स सम काइंड ऑफ मोमेंटम, इट नीड्स सम काइंड ऑफ अ किक. तो यहाँ पर किनीशियन सिस्टम गवर्नमेंट बोलती है कि गवर्नमेंट को यहाँ से बॉल को किक करने की जरूरत है, सो दैट ये इसके ऊपर से जाके यहाँ पहुँच पाए अपने इक्विलिब्रियम पे, ठीक है. इन अ वेरी क्रूड सेंस गाइस, दिस इज नॉट एग्जैक्टली what happens, but in order to understand the essence you need to have some kind of clarity that how do we kind of differentiate between the classical and the Keynesian system. And this is just not the only point of contention between these two theories, कि ये सिर्फ ये पॉइंट नहीं है, उनके बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये एक मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन है इन दो थ्योरीज के बारे में, ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद व्हाट मर्केंटिलिज्म इज, कि ये भाई जो है मर्केंटिलिस्ट ये कौन थे, एंड ये हमारी जो क्लासिकल थ्योरी है और एक केनेशियन थ्योरी है, ये इनका ओरिजिन्स कहाँ से हुआ. I'll be sending this document to you by tomorrow guys. I still have to mark certain portions जो हम first 2 sessions में करने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद I'll send it to you. So if you see guys, हमने अभी बात करी कि there was a theory, the term macroeconomics 1930s में शुरू आया एक्चुअली में, एंड द थ्योरी वाज एक्चुअली गिवन. ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कूल है वो कहाँ से शुरू हुआ? जॉन मेयर्ड कीन्स की थ्योरी से शुरू हुआ, ठीक है. एंड देयर वाज दिस बुक कॉल्ड जनरल थ्योरी ऑन एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी. और इस बुक ने इस बुक ने इंट्रोड्यूस व्हाट इज कॉल्ड एज द क्लासिकल रेवोल्यूशन. तो रेवोल्यूशन किसके अगेंस्ट आता है? ऑर्थोडॉक्सी के अगेंस्ट. सो इट्स समथिंग लाइक if someone is a Christian out here, or if you know about Christianity, then there is this orthodox school, ठीक है, and then you have this Protestant school. So you have Catholics and Protestants. So something like आपके जो orthodoxy वाला जो school हो गया वो Catholics हो गया, and the new school which came into being is the Protestant school. So something like that. So it is being asked that what was this Keynesian revolution against? This Keynesian revolution was against the old orthodoxy. What was the old orthodoxy? The old orthodoxy was the classical economics. And what is this classical economics?
So classical economics per se is basically everything which is written. What Keynes says is everything which is written before 1936 is classical economics. ठीक है, वो सारे के सारे क्लासिकल थ्योरिस्ट है. बट एक्चुअली में अगर आप क्लासिकल थ्योरिस्ट को डिफाइन करना चाहो तो कौन कौन से क्लासिकल थ्योरी अपने आप में दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. यू हैव क्लासिकल, जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एडम स्मिथ की, वी टॉक अबाउट डेविड रिकार्डो, वी टॉक अबाउट जॉन स्टुअर्ट मिल. तो ये बेसिकली है कि अर्ली 19th सेंचुरी के जो जितने भी 18th एंड 19th सेंचुरी के जितने भी लोग हैं उनको हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं. एंड देन यू हैव दिस न्यू क्लासिकल पीरियड. न्यू क्लासिकल पीरियड क्या है, जो अर्ली 20th सेंचुरी के हैं. फॉर एग्जांपल यू हैव अल्फ्रेड मार्शल, यू हैव पिगू, एंड देयर इज दिस वन मोर व्हिच इज नॉट मेंशन्ड हियर. ओके, लेट इट बी. सो इन सबको, ऑल्दो इसको आप क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल बोलते हो, बट आप इन सबको एक साथ मर्ज करके कीन्स बोलता है ये सारे के सारे भाई सारे के सारे एक ही थ्योरी बोल रहे हैं. चाहे आप उनको क्लासिकल बोलो, न्यू क्लासिकल बोलो, बट सबकी थ्योरी सिमिलर लाइंस पे है और उनको हम सबको क्लब करके क्लासिकल ही बोल रहे हैं. सो कीन्स ने क्लासिकल को ऐसे डिफाइन किया कि 1936 से पहले वाले जितने लोग हैं वो सारे क्लासिकल हैं. ठीक है. एंड इफ़ यू सी दी क्लासिकल, जो मैं आपको बता रहा था कि ये एवोल्यूशन इन दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई के चक्कर में बहुत सारा एवोल्यूशन हुआ है. और वो एवोल्यूशन देखो क्या है. सो even before knowing what the Keynesian system says, you need to understand what classical system believes. So जो अर्ली Keynesian theorists थे, अर्ली Keynesian theorists कौन है? अर्ली Keynesian theorists हैं बेसिकली जो 1930s के Keynesians हैं, 1940s के जो Keynesians हैं, मे बी 1950s के जो Keynesians हैं. ये जो Keynesians थे ये कहते थे कि भैया क्लासिकल थ्योरी पूरी बकवास है. ठीक है. सो दे सेड दैट द क्लासिकल थ्योरी इज रेडी फॉर द स्क्रैप हीप ऑफ आउट मॉडल्ड आइडियाज़. ठीक है. तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट करा क्लासिकल सिस्टम में. ऐसा नहीं है कि क्लासिकल सिस्टम बहुत बेकार है. इनफैक्ट इफ एनीथिंग इज देयर, just because you know hip hop doesn't mean that the classical form of dance is waste. In fact, everything which the hip hop stands for is built on what the classical system of dance has. Similarly, just because you know say आप EDM सुनते हो या आप कोई rock music सुनते हो, but ultimately down to the molecule everything is based out of a classical system of music. So ये जो over reaction था Keynesian का, that was unwarranted. और वो धीरे धीरे सबसाइड भी कर गया वो ओवर जो आपको ओवर रिएक्शन था. देन यू हैव दीज मॉडर्न Keynesians. जो आज के जो मॉडर्न Keynesians हैं ये खुद ही मानते हैं कि हाँ हमारे बहुत सारे आइडियाज़ क्लासिकल इकोनॉमिक्स से मैच करते हैं. एंड क्लासिकल मॉडल जो है वो भी बहुत सारे क्या कहते हैं बहुत सारे चैलेंजेस थ्रो करता है टुवर्ड्स द Keynesian सिस्टम. तो there are other schools. For example, I told you that there is a school called monetarists, there is a school of neoclassical economists, there is a school of real business cycle theorists. ये सारे के सारे जो theories हैं ये बेसिकली क्लासिकल सिस्टम से 2-3 पॉइंट्स लेके आते हैं और कहते हैं कि नहीं यार Keynesian सिस्टम में ये चीज़ की अभी भी कमी है. ठीक है. तो क्लासिकल सिस्टम ऑल्सो इज एन ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ द Keynesian सिस्टम इन इटसेल्फ. ठीक है. So you cannot say that one theory is correct and one other theory is wrong. It's a matter of degree to which you ascribe to a particular school. बहुत सारे economists, for example, let me take my example. I am more of a Keynesian person. Keynesian school of thought से ज़्यादा probably मैं associate करता हूँ अपने आप को rather than the classical system. ठीक है. तो मुझे पता है कि as in developing countries जो हैं वो classical systems, जो classical markets हैं वो usually fail हो सकती हैं. Keynesian systems क्योंकि हम inefficient markets हैं, Keynesian systems और गवर्नमेंट का रोल और ज़्यादा हो जाता है. अभी हम बताएंगे कि वो गवर्नमेंट का रोल क्या है. ठीक है. Now what is the classical theory? What is the classical theory saying? Classical theory says that the equilibrium level of output is full employment. ठीक है. That is जो हमने पिछले चैप्टर में बात करी थी कि आपका जो एक्चुअल आउटपुट है वो पोटेंशियल आउटपुट के इक्वल है. आप अपने बिल्कुल पोटेंशियल पे काम कर रहे हो. इट्स समथिंग लाइक कि आप 8 घंटे पढ़ सकते हो एफिशिएंटली या 10 घंटे पढ़ सकते हो एफिशिएंटली. या सपोज आप आगे जाके यूपीएससी करते हो, आपको 10 घंटे पढ़ना है, इफेक्टिव 10 घंटे पढ़ना है, तो आप इफेक्टिवली 10 घंटे ही पढ़ रहे हो. आप 8 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, आप 12 घंटे नहीं पढ़ रहे हो, आप 10 घंटे पढ़े जा रहे हो, लगातार पढ़े जा रहे हो. तो आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से पूरा आउटपुट दे रहे हो.
बट लाइफ में कभी ऐसा तो होता नहीं कि आप हमेशा पोटेंशियल के ऊपर ही दे रहे हो। कुछ दिन आएंगे कि अच्छा ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आज की डेट में है, आज की डेट में ऑलमोस्ट एवरी फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम वन काइंड और द अदर काइंड ऑफ कोविड। तो यू कैन नॉट बी एट योर एफिशिएंट आउटपुट। तो बिकॉज ऑफ कोविड क्या हुआ, आप अपने आउटपुट से वेरी कर रहे हो, ठीक है। तो क्लासिकल सिस्टम कहते हैं कि इवन इन शॉर्ट रन you will only operate, the classical concept says that the only full employment points would be positions even in the short run equilibrium, ठीक है। तो ये बेसिकली शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं, एंड देयर इज नो टेंडेंसी कि आप इस इक्विलिब्रियम से हिलोगे, ठीक है। बट इन जनरल आप इस इक्विलिब्रियम से हिलते हो बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स विच आर नॉट इन योर हैंड्स, एंड अगर कोई भी फैक्टर नहीं होगा तो आप अपने आप इक्विलिब्रियम पे आ जाओगे। तो लेट्स सी तो हम बेसिकली अब डिटरमिन क्या करना चाह रहे हैं, हम डिटरमिन करना चाह रहे हैं कि ये जो फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कैसे डिटरमिन होता है, ठीक है। हम ये देखेंगे, अच्छा हम कह रहे हैं कि आप फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे हो, आप कह रहे हो कि इकोनॉमी जो होगी वो वाई स्टार, उसको हम बोलेंगे वाई स्टार, ठीक है। फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फुल लेवल ऑफ आउटपुट को बोलते हैं वाई स्टार, एम्प्लॉयमेंट को एन स्टार बोलेंगे आगे जाके हम। तो अगर हम बोलें कि हम पूरा अपने पोटेंशियल के ऊपर बैठे हुए हैं तो हाउ डू वी डिटरमिन, तो ये पोटेंशियल डिटरमिन कैसे करेंगे। तो वी विल सी कि अच्छा इस पोटेंशियल आउटपुट के लिए हमें कितनी लेबर चाहिए होगी जिसको हम एन स्टार बोलेंगे, ठीक है। कितना लेबर चाहिए होगा, इस पोटेंशियल आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए एम्प्लॉयमेंट कितनी होगी, इस पोटेंशियल आउटपुट पे वेजेस कितने होंगे, इस पोटेंशियल आउटपुट पे इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इस पोटेंशियल आउटपुट पे प्राइसेस क्या होंगे। आप कह रहे हो कि एक बेस्ट आउटपुट होगा और हम इकोनॉमी पे इस बेस्ट आउटपुट पे ही ऑपरेट करेंगे हमेशा, शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी, यही क्लासिकल थ्योरी बोल रहे हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा कि अच्छा यार ये मुझे बताओ कि ये जो आपका आउटपुट ऑफ वाई स्टार बता रहे हो डिटरमिन कैसे होगा, तो उसमें कितनी एम्प्लॉयमेंट होगी, उसमें कितने वेजेस, क्या वेजेस दिए जाएंगे उस लेवल पे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्या प्राइस होगा। सो दीज आर वेरिएबल्स विच आर एसोसिएटेड विद दिस लेवल ऑफ आउटपुट। वी नीड टू डिटरमिन हाउ इज these variables or what are the variables which are associated against this y star. Let's understand कि ये जो क्लासिकल जो मैं आपको बता रहा था mercantilist school of thought, उसके बारे में let's see this. So if you see guys, ये जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स था, इट केम एज अ रेवोल्यूशन अगेंस्ट, ये क्लासिकल जैसे कीनीशियंस के क्लासिकल्स के अगेंस्ट कीनीशियंस आए थे रेवोल्यूशन करके, वैसे ही क्लासिकल सिस्टम जो है वो एक रेवोल्यूशन आया अगेंस्ट व्हाट इज कॉल्ड एज मर्केंटिलिज्म। नाउ व्हाट इज मर्केंटिलिज्म, ये देखो, ये मैंने आपको बताया ना, मर्केंटिलिज्म वाज बेसिकली एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ नेशन स्टेट इन यूरोप इन द 16th एंड द 17th सेंचुरी। कब आए थे? ब्रिटिश, पोर्चुगीज, ये सारे के सारे इसी टाइम पे आए, 16th सेंचुरी में, एंड 16th एंड 17th सेंचुरीज में सारे के सारे हैं। एंड ये जो मर्केंटिलिज्म की थ्योरी थी, ये क्या कहती थी? ये दो चीज़ें कहती थी। एक कंट्री जो है वो कैसे, आप एक कंट्री की वेल्थ को कैसे नापोगे? The measure to wealth the measure to basically assess the wealth of a country is on the basis of what is called as bullion. Now what is this bullion? Bullion is nothing but gold. जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा गोल्ड होगा वो उतना अमीर नेशन होगा। और अब if you see the kind of trade that used to happen in the 17th and the 16th and the 18th century, सारा का सारा ट्रेड जो, क्योंकि कॉमन करेंसी नहीं था, ठीक है। इनफैक्ट इंडिया में, डज एनीवन नो इंडिया में कॉमन करेंसी कब शुरू हुआ? रूबी, एनी आइडिया गाइस? पूरे कंट्री के लिए कॉमन करेंसी कब शुरू हुई? एनी गेस? कम ऑन गाइस, वेरी बेसिक क्वेश्चन। उससे पहले हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स होते थे, हर प्रिंसली स्टेट में अपनी खुद की करेंसी होती थी। For example, Bombay was as a presidency had its own currency. Central provinces had its own currency. Madras presidency had its own currency. 1860s, no. It was, I think, in 1833. Just check it again. My belief is it's although मैंने I think 1-2 साल पहले पढ़ा था ये start, but still just cross check it. I think it's 1833. जब कॉमन करेंसी शुरू हुआ इंडिया में, इंडिया वाज बाइंडेड विद द कॉमन करेंसी, ठीक है। बट उससे पहले इफ यू सी गाइस, वर्ल्ड ट्रेड किस चीज़ में होता होगा? वर्ल्ड में कोई डॉलर तो है नहीं उस टाइम पे,
एंड पाउंड का इतना बड़ा कोई मतलब पाउंड ऑल्दो वाज एन इंटरनेशनल करेंसी बट स्टिल द कॉमन डिनोमिनेशन फॉर ट्रेड वो यूज्ड टू बी गोल्ड। तो आप गोल्ड कैसे एक्वायर करोगे? गोल्ड आप एक्वायर करोगे जब आप ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करोगे और कम इंपोर्ट करोगे, तभी तो आपके पास ज़्यादा गोल्ड आएगा। तो इस टाइम पे जो कंट्री का जो वेल्थ था वो हम देखते थे कि जिसके पास जितना ज़्यादा गोल्ड है वो उतना अमीर देश है, ठीक है। और अब गोल्ड कैसे कमाओगे? गोल्ड कौन कमाएगा? मर्चेंट्स कमाएंगे। ये तो समझ में आया ना इसकी, गोल्ड कमाना है आपको, जितना ज़्यादा गोल्ड होगा उतना आप अमीर देश होगे। तो गोल्ड कौन कमा के देगा आपको? आपकी कंट्री की कंपनीज कमा के देंगी ना। उस टाइम पे कंट्री को कौन रिप्रेजेंट करता था? उसकी खुद की कॉर्पोरेशंस। इंग्लैंड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। हॉलैंड को कौन कहते हैं रिप्रेजेंट कर रहा है? उसकी खुद की कंपनी। पोर्चुगीज़ को उसकी खुद की कंपनी। सिमिलरली फ्रेंच की खुद की कंपनी है। तो ये जो 4-5 कंपनीज हैं ये आपस में compete कर रही हैं, ठीक है। और compete किस तरीके से कर रही हैं कि नई नई मार्केट्स में जाएंगे और इन मार्केट्स में हम खूब सारा एक्सपोर्ट करेंगे अपना प्रोडक्ट और इधर से इंपोर्ट कम करेंगे, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे और खूब सारा अपना फिनिश प्रोडक्ट जो है उनको एक्सपोर्ट करेंगे। और जब आप ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे और कम इंपोर्ट करोगे तो आपके पास ज़्यादा गोल्ड आ जाएगा, ठीक है। और वो आप कह रहे हो कि उस गोल्ड जितना ज़्यादा गोल्ड होगा उतना आप रिच कंट्री हो गए। सो ये आपका बिलीफ था। और अगर आपको ट्रेड को रेगुलेट करना है तो आपको इसमें कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसका भी बहुत ज़्यादा पावर देना पड़ेगा। तो कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव थे या जो इस बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव थे वो डायरेक्टली अकाउंटेबल थे टू द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर country. So there were these two important tenets, these two important features of the mercantilist school, which was that bullionism, which is the belief that the wealth and power of a nation is determined by the amount of precious metal, usually it's gold, but apart from that other metals are also there. Then the need of the state to direct the development of the capitalist system, कि आपका जो सिस्टम है, आपकी जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, उसमें गवर्नमेंट का रोल बिल्कुल इंटरट्वाइंड होगा। वहाँ पर गवर्नमेंट अलूफ नहीं होगी, गवर्नमेंट जो होगी वो हैंड ग्लव्स होगी विद दीज कॉर्पोरेशंस, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी पॉलिसीज। और इसी के लिए आप क्या कर रहे थे? एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स करने की कोशिश करते थे एंड उसके थ्रू आप अपनी कंपनीज को प्रोटेक्ट करते थे, कंपनीज को प्रमोट करते थे कि आप दूसरे नए नए नेशंस में जाओ और ट्रेड करके आओ, ठीक है। सो बट इन कॉन्ट्रास्ट टू दीज मर्केंटिलिस्ट, ठीक है, ये मर्केंटिलिज्म की थ्योरी हुई। इन कॉन्ट्रास्ट टू दीज मर्केंटिलिस्ट जो क्लासिकल थ्योरीज थे वो कहते हैं कि नहीं यार, गोल्ड और मनी जो है, चाहे आप गोल्ड की बात करो, चाहे आप मनी की बात करो, पेपर करेंसी की बात करो, ऑल ऑफ दीज आर जस्ट नॉमिनल फैक्टर्स। All of these are nominal factors. What are these nominal factors? These are basically factors which do not determine the output. They are just helping, they are only facilitators. ये सिर्फ ट्रेड में फैसिलिटेटर्स हैं, इनका और कोई रोल नहीं है डिटर्मिनेशन ऑफ रियल आउटपुट में। ये सिर्फ एक मेथड है हाउ टू ट्रेड। सो in contrast to the mercantilists, the classical economists emphasize the importance of real factors. Real factors क्या है? Real factors हो जाएंगे आपका कैपिटल कितना है कंट्री के पास, कंट्री के पास लेबर कितनी है, कंट्री के पास टेक्नोलॉजी कितनी है। ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो रियल फैक्टर्स हैं, कंट्री कितना लोगों को एम्प्लॉय कर रही है, ये जो मेजर फैक्टर्स हैं ये डिटरमिन करते हैं एक कंट्री का आउटपुट, rather than just gold determining the output, ठीक है। And they said that you do not need the intervention of the market. आपको यहाँ पर क्लासिकल थ्योरीज क्या बोलते हैं? they say what is called as, you might have heard about this term called laissez-faire, ठीक है। तो laissez-faire is that please leave the market alone, free markets की पॉलिसी है। You do not, the government of the day should not interfere into free markets. आप मार्केट को बिल्कुल मत छुओ, मार्केट अपने आप इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, मार्केट विल ऑटोमेटिकली सेट इट्स प्राइस, ठीक है। सो this is what it says. See, the classical economists emphasize the importance of real factors in determining the wealth of nations and stress the optimization of tendencies of free market in absence of state control, ठीक है।
And see, it says money only plays a facilitating transactions. It's just a means of exchange. And it says that only these real factors, ये जो real factors हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया, कैपिटल, लेबर, टेक्नोलॉजी एंड फ्री मार्केट मैकेनिज्म, एंड ये रियल फैक्टर जो है, ये बेसिकली लॉन्ग रन डिटर्मिनेंट होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. बट देयर थ्योरी बेसिकली, ये जो लॉन्ग रन की इनकी थ्योरी है, इनको शॉर्ट रन में भी यही डिटरमिन करती है. सो वट एवर दे थॉट अबाउट द लॉन्ग रन, वो उनको उसी तरीके से शॉर्ट रन में भी उनकी एनालिसिस ऐसी थी कि रियल फैक्टर्स, ओनली रियल फैक्टर्स कैन इम्पैक्ट शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एज वेल. सो दे बेसिकली से दैट ओनली रियल फैक्टर मैटर्स एंड मनी का सिर्फ एक्सचेंज का रोल है, ठीक है, और इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहेगी शॉर्ट रन में भी. तो शॉर्ट रन में भी आपका आउटपुट जो है वो ऐसे ही डिटरमिन होगा. फ्री मार्केट आपको शॉर्ट रन में भी करनी पड़ेगी, आपके रियल फैक्टर्स जो हैं वो शॉर्ट रन में भी इम्पैक्ट करेंगे, और मनी जो है वो शॉर्ट रन के अंदर भी कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा रियल आउटपुट के ऊपर. सिर्फ मनी का रोल है एज अ फैसिलिटेटर. और यहीं पे हम शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में डिफरेंशिएट करेंगे. जब हम कीन्स के बारे में बात करेंगे, हम देखेंगे कि कीन्स का कह रहा है कि यार शॉर्ट रन में जो होगा, वी विल सी कि रियल फैक्टर्स तो इम्पैक्ट करेंगे, नॉमिनल फैक्टर्स, मनी ऑल्सो कैन इम्पैक्ट द आउटपुट, ठीक है. तो मनी एंड प्राइसेस ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट इन शॉर्ट रन. ये कीनीजियन थ्योरी का इम्पैक्ट है. कीनीजियन थ्योरी ये भी कहता है चलो ठीक है, लॉन्ग रन में हमारे जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स हैं, बट शॉर्ट रन के अंदर जो नॉमिनल फैक्टर्स हैं, दे ऑल्सो कैन हैव अ इम्पैक्ट ओवर इकोनॉमिक आउटकम्स. तो जस्ट कीप इन माइंड दिस डिफरेंस. वी विल कम बैक टू दिस डिफरेंस व्हेन वी विल डू द कीनीजियन थ्योरी. बट राइट नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज हाउ इज द क्लासिकल थ्योरी वर्किंग. अभी हम क्लासिकल थ्योरी के बारे में हम अभी पहुंचे भी नहीं. हम वी आर जस्ट कंपेयरिंग, वी आर नॉट इवन स्टार्टेड क्लासिकल थ्योरी राइट नाउ, ठीक है. अभी तो हमारा बहुत आगे लंबा सफ़र है इसके ऊपर. देन apart from that another thing what the mercantilist said, the mercantilist said that your markets actually need certain encouragement. why do markets needs encouragement? कि वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा कि सारी कमोडिटीज़ की मार्केट एग्जिस्ट करे, ठीक है. फॉर एग्जांपल हो सकता है कुछ मार्केट्स एग्जिस्ट ना करे कंट्री के अंदर. फॉर एग्जांपल हमारे पूरे सिस्टम के अंदर आज की डेट में बहुत ज़्यादा अच्छी हायर एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर के भी इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं कर रही है. या फॉर एग्जांपल वैक्सीन्स की बात करो, अभी भी इंडिया में बहुत सारी वैक्सीन जो है वो प्रोड्यूसर नहीं आना चाह रहे, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा मेडल करता है चीज़ों में, ठीक है, कि नहीं यार इसको ऐसे बनाना है, ये आपको वो चाहिए. नहीं तो अभी तक तो इंडिया में आराम से फाइजर आ जानी चाहिए थी, आराम से इंडिया में मॉडर्ना आ जानी चाहिए थी. अब आप स्पुतनिक इंपोर्ट कर रहे हो, तो इंडिया में आपकी जो मार्केट्स हैं वो ठीक काम नहीं कर रही है, ठीक है, एक तरीके से, और आपके रेगुलेशंस ठीक नहीं हैं. तो सिमिलरली जो क्लासिकल इकोनॉमी जो आपके मर्केंटिलिस्ट कह रहे हैं कि यार देखो हर चीज़ की जो प्रोडक्शन है वो एग्जिस्ट शायद से ना करे. इसीलिए मर्केंटिलिस्ट वांटेड टू इंश्योर दैट मार्केट फॉर ऑल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड. तो सारे के सारे गुड्स जो कंज्यूम हो रहे हैं उनके लिए मार्केट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है. कंजम्पशन बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन मस्ट बी इनकरेज टू द एक्सटेंट दैट प्रोडक्शन इज एडवांस. जितनी आप प्रोडक्शन करवा रहे हो उतनी आपको कंजम्पशन इनकरेज करवानी चाहिए, ठीक है. तो बेसिकली कह रहे हैं कि अगर आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस करवाए तो आपको लोगों को इनकरेज करना पड़ेगा कि ये 100 यूनिट कंज्यूम करो. Whereas जो हमारा जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि कंजम्पशन को इनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू रिमेंबर कि जो लोग इकोनॉमिक्स हैं उनको ये शायद से स्टेटमेंट पता हो, दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. ये बेसिकली थ्योरी यहीं से आ रही है. ये जो टर्म आपने सुना है वो यहीं से आ रहा है कि कंजम्पशन डज नॉट नीड इंकरेजमेंट. इससे पहले आप बेसिकली कह रहे थे कि यार कंजम्पशन को इंकरेजमेंट की ज़रूरत है, ठीक है. अगर आपने गुड प्रोड्यूस किया है तो लोगों को आपको बोलना पड़ेगा कि अच्छा यार ये कंज्यूम कर लो. बट क्लासिकल थ्योरी कह रही है कि यू डू नॉट नीड टू प्रोड्यूस ऑल आउटपुट, यू डू नॉट नीड टू प्रोड्यूस एवरी काइंड ऑफ आउटपुट. वो आप इंपोर्ट भी कर सकते हो. जो चीज़ आपको आपकी कंट्री में एफिशिएंटली नहीं बन रही है उस चीज़ को आप इंपोर्ट कर लो. आप उसको क्यों बनाना चाह रहे हो?
ठीक है, एक तरीके से ये थ्योरी ये भी कहती है. So it says that the production of a given quantity of output will generate sufficient demand for that output. इसी को हम बोलते हैं सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड. कि अगर आपने आउटपुट अपनी कंट्री में बनाया तो उसको भूल जाओ कि वो आउटपुट कंज्यूम होगा कि नहीं होगा, वो अपने आप कंज्यूम हो जाएगा. देयर कुड नेवर बी अ वांट ऑफ बायर्स फॉर ऑल कमोडिटीज. ठीक है, तो सारे के सारे लोग सारी कमोडिटीज नहीं कंज्यूम करेंगे. आप जो बनाओगे वो लोग कंज्यूम कर लेंगे. और ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी एक्चुअली में जाके फेल हुई 1930s में. कि आप क्लासिकल सिस्टम से हो, आप क्लासिकल सिस्टम में प्रोडक्शन करे जा रहे हो. बट 1929-1930 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो लोगों के पास पैसा ही नहीं था. अब जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो डिमांड कैसे करेंगे? जब पैसा ही नहीं है तो वो डिमांड नहीं करेंगे. आपने सप्लाई करके छोड़ा हुआ है मार्केट में, तो आपके पास एक्सेस सप्लाई हो जाएगी. और जब आप एक्सेस सप्लाई हो जाएगी, आपके प्रोडक्ट्स कोई खरीद नहीं रहे, आपकी फैक्ट्री में आउटपुट आपका पड़ा हुआ है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली क्या कहते हैं, आप अपने लोगों को फायर कर दोगे. अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो और लोगों के पास कम पैसा होगा, तो और डिमांड कम होगा. तो आप उस विशियस सर्कल में फंस जाओगे, जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1929 से लेकर 1933 में. और इससे निकलने के लिए कीन्स की थ्योरी आई थी कि अच्छा, अगर अब ऐसी चीज़ आ गई है तो अब आप इस थ्योरी से अब आप इस क्या कहते हैं डिप्रेशन से कैसे निकलोगे. तो उन्होंने कहा कि यार एक्चुअली में डिमांड की कमी हो सकती है, इफेक्टिव डिमांड की कमी हो सकती है. तो आपको पहले ये देखना है कि किस चीज़ की डिमांड हो रही है और उस हिसाब से आप सप्लाई करो. सो हिज थ्योरी वॉज एग्जैक्टली counter to what the classical theory is, which basically propounded Pinich theory कि demand creates its own supply. ठीक है, तो यहाँ पर ये दो थ्योरीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेड ऑन क्लैश करती हैं एक दूसरे से. ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी जो है वो उसने सप्लाई पे अपना पूरा फोकस दिया है. ध्यान रखना अब से हमेशा कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो हमेशा सप्लाई साइड फैक्टर्स पे ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं. वो डिमांड साइड फैक्टर्स को अंडर प्ले करते हैं. ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट गिव लिटिल एक्सप्लिसिट अटेंशन टू डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल डिमांड फॉर कमोडिटीज विच इज कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड. So if you want to sum up the classical theory says that your output is determined by real factors rather than monetary factors. So your output and employment is determined on real factors rather than monetary factors. And you, in the classical economic system, you have a self-adjusting tendency of the economy. इकोनॉमी अपने आप, वो जो वी शेप मैंने आपको फुटबॉल बनाया, अपने आप इक्विलिब्रियम पे यहाँ पर पहुँच जाएगी. गवर्नमेंट पॉलिसीज टू इंश्योर डिमांड फॉर आउटपुट वर कंसिडर्ड अननेसेसरी एंड जनरली हार्मफुल. तो कहते थे कि लेज़र फेयर होना चाहिए, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए हमारी मार्केट्स के अंदर. दैट नाउ कम्स द स्टार्टिंग पॉइंट. यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्लासिकल सिस्टम. यहाँ तक गाइस समझ में आया कि हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या रहेगा, हम किस बारे में बात करने वाले हैं. बिकॉज फ्रॉम हेयर वी हैव टू नाउ स्टार्ट द इक्विलिब्रियम प्रोसेस ऑफ क्लासिकल सिस्टम. यहाँ से आपका क्लासिकल सिस्टम शुरू होगा. डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ से शुरू होना. सो गाइज डोंट थिंक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैंने जैसे बताया ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी अगर आप उसको स्टोरी फॉर्म में समझोगे. ठीक है, जैसे हिस्ट्री होती है, अगर हिस्ट्री कैन बी द मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट if taught by a wrong person, and history can be a very interesting subject अगर आप उसको स्टोरी फॉर्म में अगर आप उसको प्रेजेंट करना शुरू करोगे तो. ठीक है, मोस्ट ऑफ अस वुड डेफिनेटली रिमेंबर लगान एज अ मूवी, बिकॉज एक तो हमने विजुअली देखा और हम उसको फील कर पा रहे हैं एज इन फॉर्म ऑफ अ स्टोरी. सिमिलरली, rather than reading macroeconomics in compartments, ऑलवेज थिंक, ये अगर आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा, ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ स्टोरी कि अच्छा ये स्टोरी ये इवॉल्व हो रही है. दिस इज लाइक एन एकता कपूर सोप विच इज हैपनिंग कि एक के बाद एक नया ट्विस्ट आ रहे हैं इस थ्योरी में. एंड मतलब नॉट एज preposterous as एकता कपूर्स this thing, but yes, to a certain extent that is how macroeconomic rolls. ठीक है, so
लेट्स सी दी प्रोडक्शन फंक्शन. आज हम प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि प्रोडक्शन कैसे होता है. हम प्रोडक्शन के बारे में कैसे बात कर रहे हैं. एंड देन इफ टाइम परमिट्स वी विल ऑल्सो सी दी एम्प्लॉयमेंट कंसर्न्स. हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी देखेंगे. ठीक है, आज हम प्रोडक्शन के बारे में तो वी विल डेफिनेटली लुक इनटू. सो लेट्स सी प्रोडक्शन कैसे होता है. देखो, प्रोडक्शन यूजली रिक्वायर्स टू थिंग्स. ठीक है, यूजली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ये जो फैक्टर्स हैं ये आ जाते हैं, बट हम उसको हम समराइज करके दो फैक्टर्स में डाल देते हैं, विच इज कैपिटल एंड लेबर. कैपिटल एंड लेबर आर टू मेजर फैक्टर्स. ठीक है, और ये आउटपुट को डिटरमिन कर रहे हैं कि कितना आउटपुट बनेगा. ठीक है, हमने जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो कई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टैंजिबल होते हैं, कई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनटैंजिबल होते हैं. फॉर एग्जांपल लेबर को आप, लेबर तो लेबर है, बट कैपिटल फिजिकल कैपिटल भी हो सकती है, ह्यूमन कैपिटल भी हो सकती है. कैपिटल का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि मशीन्स या हार्ड कैपिटल. देयर इज सॉफ्ट कैपिटल एज वेल. फॉर एग्जांपल आई एज अ टीचर फॉर दिस कंट्री आई एम अ सॉफ्ट कैपिटल, आई एम अ ह्यूमन कैपिटल. मैं एक नॉलेज बेस बढ़ा रहा हूँ. ठीक है, तो वो भी एक कैपिटल फॉर्म ऑफ कैपिटल होता है. देन यू ऑल्सो हैव टेक्नोलॉजी विच डिटरमिन्स ओवर एंड अबव दिस. यू ऑल्सो हैव टेक्नोलॉजी विच डिटरमिन्स आउटपुट एज वेल. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी कैन डिटरमिन आउटपुट. टिल लास्ट ईयर गाइज, हमने कभी सोचा भी, यू माइट नॉट हैव इवन इमेजिन्ड कि हम सारे के सारे एक ऑनलाइन सिस्टम ऑफ एडमिशंस एंड ऑनलाइन सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में सोच सकते हैं. मोस्ट ऑफ यू would be, if most of you would have been asked this question in 2019 that hey, do you I mean, are you comfortable with this online version of teaching? Most of you would say no. I mean, it can only supplant and it can only assist, but I'm still happy with the brick and mortar model. मुझे offline classes ही चाहिए. But what has the pandemic done? Pandemic has shown that yes, you can change to this model very quickly because of the kind of situation that existed. तो टेक्नोलॉजी जो है वो आज की डेट में आउटपुट को बड़े आराम से डिटरमिन कर रहा है. लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं वो उन्होंने बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज हैदराबाद में बनाए. ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा रेंट लेके, बहुत, क्योंकि यूजली आप रेंट पे सारी बिल्डिंग्स खड़ी करते हो एंड देन उसके बाद उस पर इलेक्ट्रिसिटी, उस बिल्डिंग का मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें देखते हो एंड फिर आपका आउटपुट जनरेट होता है बिकॉज ऑफ लेबर एंड कैपिटल. ठीक है, जितने भी ये सॉफ्टवेयर कंपनीज है, बट अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर कंपनीज को क्यों ये ऑफिस खोलना है? आज की डेट में बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऑल ऑफ देम हैव सेड दैट हे, यू डोंट नीड टू वर्क फ्रॉम ऑफिस एनी टाइम इन योर लाइफ नाउ. They have provided lifetime work from home opportunity to people because they've seen that people are they can dig out more efficiency from people by sitting at home because कोई commute नहीं होगा, वो breaks नहीं होंगे, वो जो inefficiency आ रही है ऑफिस में वो नहीं होगा. Let me talk about teaching as well. I live in a place which is quite far off from college. In Moti Nagar there is this apartments high rise called DLF. तो वहाँ से it takes me an hour to reach college. तो अगर मुझे 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का, एंड उससे पहले मुझे प्रिपेयर करना है आधा घंटा की अच्छा प्रोसेस की, अच्छा गाड़ी में बैठना है, ये सब चीज़ें करनी है, तो ऑन एन एवरेज मैं दिन का अपना 1/8 टाइम, 3 घंटे जो है वो अपने दिन के इस तरीके से कर रहा हूँ. एंड जब कॉलेज आएंगे तो ऐसा तो नहीं है सीधा कॉलेज आया और सीधा जाके पढ़ा दिया. उसके बीच में और आप स्टाफ रूम जाओगे, लोगों से और बात करोगे, तो आपका बेसिकली 4 से 5 घंटे आपका वेस्ट हो गया. रादर अभी क्या हुआ, हमारी क्लास 11 बजे शुरू, हमारी क्लास 2 बजे शुरू होनी है, मैं 2 बजे सीधा आया, हमने क्लास ली, हमने 1 घंटा वाइंड अप किया, क्लास खत्म. तो हमने ये जो चीज़ है इसमें हम एफिशिएंसी लिया. सो टेक्नोलॉजी इन इट सेल्फ ऑल्सो डिटरमिन्स द काइंड ऑफ आउटपुट दैट इज देयर. ठीक है, बट अभी हम शॉर्ट रन के बारे में बात करेंगे. शॉर्ट रन के अंदर टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट रहती है until unless you have something like कोविड, जो कोविड ने एकदम से टेक्नोलॉजी एकदम से इन्फ्लक्स कर दिया, जूम का इन्फ्लक्स कर दिया हमारी लाइफ में, गूगल मीट का इन्फ्लक्स कर दिया, या सिस्को वेबएक्स का इन्फ्लक्स कर दिया. तो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम शॉर्ट रन की इन जनरल बात करें तो 2020-2021 इज एन एबरेशन इन इट सेल्फ, बट टेक्नोलॉजी इन इट सेल्फ इज कॉन्स्टेंट. अगर हम शॉर्ट रन के बारे में बात करें, कैपिटल आप इतनी आसानी से इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि कैपिटल में हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है.
so you can't easily change the amount of capital. In short run, the only variable factor that you can actually influence is labor. सिर्फ आप लेबर ज़्यादा लोग हायर कर सकते हो या कम लोग हायर कर सकते हो, तो ये एक वेरिएबल फैक्टर हो जाएगा, बाकी सारे आपके फिक्स्ड फैक्टर्स हो जाएंगे. ठीक है, टेक्नोलॉजी आपकी फिक्स्ड है एंड आपके कैपिटल फिक्स्ड है. एंड द वे दैट यू रिप्रेजेंट दिस इज लाइक दिस. y is equal to a function of now forget what this function is. People with maths, जब आप maths, अगर आप maths से हो तो there are different kinds of linear functions, there's different kind of non-linear functions that we can have, but let's not get into the functionality of it कि कैसे determine हो रहा है, उसका functional form क्या है. But what we are saying is कि some combination of capital and labor determines output. ठीक है, but when you see a subscript like dash over k, this is basically the variable being constant. तो हम short run में बोलते हैं that the capital is assumed to be fixed. ठीक है, the state of technology and population is also assumed to be constant. हम population को भी constant मान के चलेंगे and technology को भी constant मान के चलेंगे. So in short run, the only variable that can actually determine output is your factor, which is labor. Labor को आप represent in macroeconomics either by L करते हो, but अभी हम यहाँ पर N से represent कर रहे हैं. Please note it down कि हम N से represent करेंगे labor को. ठीक है, so from your fixed labor, from your fixed population, you take on a variable factor called employment and a variable factor called labor, and this labor actually determines the amount of output in short run. ठीक है, let's see how. अब हम ये लेबर एंड क्या कहते हैं आपका कैपिटल एंड इसका हम रिलेशनशिप देखते हैं. सपोज आपने लेबर, आप कोई फैक्ट्री चला रहे हो, आपने लेबर हायर करी 0, आपका आउटपुट भी हुआ 0. अगर आप देखो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर. कैपिटल तो फिक्स है. अगर आप सिर्फ मशीन आपके पास पड़ी हुई है तो आप खाली मशीन, जैसे आज की डेट में अगर मेरी कोई फैक्ट्री या लेबर ही नहीं है मेरे पास, तो मैं उस मशीन का क्या करूँगा, आउटपुट तो वो 0 देगी मुझे, अपने आप तो चलेगी नहीं. तो 0 लेबर पे मेरे पास 0 आउटपुट हो रहा है. अगर मैं एक लेबर हायर करता हूँ तो मुझे पता चला कि अच्छा मैंने 10 यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर दिए. 2 लेबर हायर करी 20 यूनिट, 3 लेबर हायर करी 28 यूनिट, 4 लेबर हायर करी 33 यूनिट्स. तो इस तरीके से जैसे जैसे मेरी लेबर बढ़ रही है मेरा आउटपुट बढ़ रहा है, बट एक पॉइंट के टाइम के बाद लेबर बढ़ी और आउटपुट कम हो गया. ठीक है, in economics we call this as negative returns. ठीक है, there's something called returns to scale. We don't want to again get into the production, although I'm sure microeconomics में you would have done returns to scale, returns to variable proportions. All of this must have been covered in microeconomics. So आप पहले क्या देख रहे हो, पहली लेबर आपने हायर करी, 10 यूनिट ऑफ आउटपुट क्रिएट किया. व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर? कि एक आदमी आपने जब हायर किया तो उसकी वजह से आउटपुट कितना चेंज हो रहा है. एक आदमी आपने नया हायर किया, वो कितना आउटपुट आपको ओवरऑल इकोनॉमी में इंक्रीज हुआ. आपने जैसे एक बंदा हायर किया, आपका 10 यूनिट आउटपुट बढ़ गया. एक और बंदा हायर किया, 10 से 20 हो गया तो 10 यूनिट इंक्रीज हो गया. अब आपने जो तीसरा बंदा हायर किया उसके बाद आपका आउटपुट सिर्फ 8 से इंक्रीज हुआ है. जो चौथा बंदा आपने हायर किया उसके बाद आपका आउटपुट सिर्फ 5 से बढ़ रहा है. पांचवा जो आपने हायर किया उसके बाद आउटपुट आपका सिर्फ 1 से बढ़ रहा है. तो जब आपका, इसको हम बेसिकली बोलते हैं चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन लेबर. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज MPN, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर. या फिर कई बार हम इसे MP ऐसे L भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख भी सकते हैं MPN. ठीक है, नीचे सबस्क्रिप्ट में आप इसको N कर सकते हो. दैट इज अनदर वे टू राइट इट डाउन. सो अभी आपने देखो कि जब हमने पहले 2 यूनिट करा तो हमारे पास आउटपुट कांस्टेंट रहा, दैट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट रिटेंस. फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट जो लोगों को हायर किया हमारा आउटपुट गिरता हुआ गया. फॉर एवरी न्यू पर्सन वी हायर, दैट्स कॉल्ड एज डिमिनिशिंग रिटर्न्स. एंड द लास्ट पर्सन दैट वी हायर्ड एक्चुअली कॉज नेगेटिव रिटर्न्स. So this, imagine something, I mean the best example that I can give is my childhood of this. I was a very notorious kid in school,
एंड कई बार होता है ना स्कूल में, आप टीचर्स होते हैं कि अच्छा यार सबसे ख़राब स्टूडेंट को सबसे अच्छे स्टूडेंट के साथ बैठाना शुरू कर दो. तो टीचर्स हैव these experiments, and every time they used to have this experiment of having a good kid sitting with me, they found out eventually जो मेरे साथ वाला जो अच्छा बच्चा था उसके मार्क्स भी गिरने शुरू हो गए थे. So I was a typical example of negative returns to these toppers, so to say. ठीक है. तो ये आपका इस तरीके से आपका वो चलता है इकोनॉमिक ग्रोथ का जो हमारा बेसिक प्रोडक्शन फंक्शन है वो इस तरीके से मूव कर रहा है. इसको जब हम प्लॉट करते हैं, इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो हम बेसिकली देख रहे हैं, यहाँ पर आपने एम्प्लॉयमेंट देखा, ठीक है, और यहाँ पर आपने आउटपुट देखा. आपने एक जना एम्प्लॉय किया, आपका आउटपुट बना 10. आपने दूसरा जना हायर किया, आपका आउटपुट बना 20. आपने तीसरा जना आउटपुट किया, आपका आउटपुट बना 28. आपने चौथा जना करा 32. पांचवा किया 33 एंड उसके बाद गिर गया. सो इफ़ यू सी यहाँ पर जो पेस है, ये जो आपकी पेस है, ये जो 2 तक की जो पेस है, ये जो पेस है आपकी, ये आपकी कांस्टेंट रिटर्न्स जो स्केल है, ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न्स. इसी स्लोप को ये प्रोडक्शन फंक्शन है. प्रोडक्शन फंक्शन के जो स्लोप है यहाँ पर, वही हमें एक्चुअली में हमें वो दे रहा है योर रिटर्न्स टू स्केल. तो ये आपका फंक्शन क्या है? योर फंक्शन इज़ y इज इक्वल टू कैपिटल, आपका कांस्टेंट है ये है. तो अगर आप देखो हम क्या कह रहे हैं, अगर जो लोग मैथ्स से हैं वो मैथमेटिकल टर्म्स में देख सकते हैं, dy बाई डी एल, ठीक है, dy बाई डी एल अगर आप करोगे तो ये आपका, इसी को हम बोलते हैं MPL, या फिर dy बाई, इसको dl की जगह आप इसको n भी लिख सकते हो, dy बाई dn इज इक्वल टू MPN. जो नॉन मैथमेटिक्स है उनको समझने के लिए क्या है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन l, या फिर चेंज इन और चेंज इन n. दिस इज कॉल्ड एज MPN या फिर और MPL. ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हो वो उस टर्म्स में लिख सकते हो. तो ये जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप क्या होता है हमेशा? स्लोप हमने, इफ़ यू रिमेंबर लास्ट सेमेस्टर मैंने आपको बताया था, स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, कि इसको हम बोलते हैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. अगर आप एक यूनिट x का चेंज कर रहे हो तो कितना यूनिट y का चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज स्लोप. अब यहाँ पर आप एक यूनिट का चेंज कर रहे हो, 10 यूनिट चेंज हुआ है y, यहाँ पर आपने एक यूनिट इंक्रीज किया, 10 यूनिट चेंज हुआ, तो आपका स्लोप कांस्टेंट आया इस पूरे उसमें. तो इसीलिए हमारा ये स्लोप हो गया 1 का, और ये जो हमारा हो गया कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हो गया. यहाँ पर आपका स्लोप जो है वो गिरना शुरू हो गया, डिमिनिश करना शुरू हो गया. dy बाई डी एक्स इज फॉलिंग हेयर, dy बाई डी एक्स जो है वो पॉजिटिव है, बट द रेट ऑफ इंक्रीज इज एक्चुअली नेगेटिव. तो इसीलिए हम उसको डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं. एंड यहाँ पर हमारा रिटर्न्स जो है वो नेगेटिव है. इसी को जब आप प्लॉट करते हो मार्जिनल प्रोडक्ट के टर्म्स में, ठीक है, तो आप देखते हो कि पहले 2 एम्प्लॉयमेंट के लिए मेरा जो रिटर्न्स है वो कांस्टेंट है, फिर उसके बाद आपका डिमिनिश कर रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर 5वें यूनिट के बाद नेगेटिव आ जाता है. ठीक है, तो इसी का जो आपने प्रोडक्ट है, उसी को जब आप इसके स्लोप्स को आप नीचे अलाइन कर रहे हो यहाँ पर, तो आपके पास MPN, या आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का कर्व आ गया आपके पास. इस फेज में कांस्टेंट है, फिर उसके बाद डिमिनिशिंग है, और उसके बाद नेगेटिव है. ठीक है, यूजुअली ये जो फंक्शन होता है वो एक्चुअली ऐसे होता है, आपका इंक्रीज़ कर रहा है, फिर उसके बाद डिमिनिश कर रहा है, फिर उसके बाद कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट हुआ, फिर डिमिनिश हुआ, फिर नेगेटिव हो गया. ठीक है, इस तरीके से बीच में एक फेज़ आता है जिसको इंक्रीजिंग भी बोलते हैं. ठीक है, so this is your marginal product of labor. So marginal product of labor is based nothing but your change in output given the change in labor input. Then the last thing that we need to see, guys, is that the classical economists said that they assume that the quantity of labor employed will would be determined by the forces of labor demand and labor supply in the labor market. हमने क्या देखना है? हमें अल्टीमेटली सबसे ध्यान रखना, मैक्रो पिक्चर क्या है, हमें देखना है कि आउटपुट कितना होगा. ठीक है, हमें ये डिटरमिन करना है ना, आउटपुट वाई स्टार वो कितना होगा. आउटपुट डिटरमिन करता है एम्प्लॉयमेंट पे. ठीक है, अब एम्प्लॉयमेंट किस पे डिटरमिन करती है?
एम्प्लॉयमेंट, अभी हमने सिर्फ लेबर, अभी हमने प्रोडक्शन फंक्शन देखा है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट किस पे डिपेंड करती है? एम्प्लॉयमेंट डिटरमिन करती है, ये हमारा फंक्शन था के का और एन का। हमने ये देखा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है आउटपुट को डिटरमिन करने के लिए। बट कितनी लेबर होगी, कितनी एम्प्लॉयमेंट होगी, अल्टीमेटली कितने लोग एम्प्लॉय होंगे, वो डिपेंड करेगा कि लेबर का सप्लाई कितना है एंड लेबर का डिमांड कितना है। दैट मीन्स वी नीड टू गो इन टू दी लेबर मार्केट। हमें लेबर मार्केट के अंदर घुसना और देखना है कि लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई कैसे मीट कर रही है एंड हाउ इज इट कमिंग टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज एन स्टार। ठीक है, तो हम देखना चाहते हैं कि लेबर डिमांड को हम ऐसे लिखते हैं, डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रही है टू डिटरमिन कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना होगा, और ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है अल्टीमेटली जनरेट करेगी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। ये अब हम देखना है। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन